Hi guys, I'm Arundhati. I'm an international badminton player. As we all know that coaches are the unsung heroes of the sport. And in this show, we are going to celebrate these heroes. We'll be knowing their journey, their views, their advices for the upcoming players. It's a little insight in the life of coaches. I'll be asking few questions to them and I'll be sharing the timestamps with the questions in the description box below. So if you want to skip anything, you can just go and click on the timestamps below. So guys, please like, share, and subscribe to our channel. With that being said, let's get started. Today we have with us Sanjay Mishra sir. He's the Chief National Coach of Junior Indian Badminton team. So let's welcome him and let's get to know his journey so far. Yes, so welcome sir. Thank you. And thank you for joining us. और सर सर विल जस्ट स्टार्ट विथ योर जर्नी कि अभी तक का आपका जर्नी कैसा रहा, आपने खेलना कब चालू किया, आपका ट्रांजिशन फ्रॉम प्लेयर टू कोच कैसे हुआ? हाँ, एक्चुअली शायद मैं 10 साल का था when I was 10 बैडमिंटन स्टार्ट किया. एक्चुअली माय फादर वाज अ बैडमिंटन प्लेयर. बहुत बड़ा लेवल पे नहीं खेला बट वाज अ गुड प्लेयर. और एक जबलपुर के पास एक छोटा सीमेंट फैक्ट्री एसीसी का, कैमोर. ओके बेसिकली आई एम फ्रॉम देयर. ओके मेरे फादर उधर चीफ इंजीनियर थे. तो उनके साथ क्लब में खेलने के लिए जाते थे. बट इनिशियली जैसा पहले होता था, ये भी तो बहुत प्रोफेशनली होता है, लेकिन पहले मैं क्रिकेट भी खेलता था, टेबल टेनिस भी खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता था. मीन्स 4:30 स्कूल से आया तो घर के पीछे ग्राउंड है, उधर जाके क्रिकेट. 4:30 to 6:30 क्रिकेट, देन 6:30 to 8:30 बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस. उधर क्योंकि बहुत लोग खेलते थे, ओनली डबल्स खेलने मिलता था. डबल्स खेला, फिर उधर विनर्स टू प्ले हो रहा है, हार गया तो ऊपर टेबल टेनिस था, उधर जाके टेबल टेनिस खेल रहा है. तो ऐसा ही बस खेलना होता था. बट व्हेन आई वाज 12 तो फादर का डेथ हुआ. और 3 सिस्टर्स थी मेरी, मैं था. तो उसके बाद तो फिर बहुत प्रॉब्लम, खेलना नहीं खेलना. क्योंकि फिर बहुत लोग का ये था कि पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा. बट मम्मी का था कि नहीं, अगर तुमको खेलना है खेलो. लेकिन उस समय मेरा वो सेम वही चलता था, क्रिकेट भी खेलना, टेबल टेनिस भी, बैडमिंटन भी. बट फिर एक दिन मदर बोले कि डिसाइड करो क्या. एक्चुअली घर के पीछे क्रिकेट ग्राउंड था, उधर क्रिकेट खेल रहा था. तो एक बाउंसर मेरे को लगा, मेरा एक दांत टूट गया. और मम्मी लकीली बाहर वो पीछे खड़ी थी, वो देख रही थी. उधर मेरे को उठा के घर में लेके आए. फिर मम्मी बोली ठीक है, अब तुम फाइनली डिसाइड करो तुमको खेलना क्या है. तो मैं बोला ठीक है, मैं क्रिकेट खेलूंगा. बोली ठीक है, फिर बैडमिंटन टेबल टेनिस बिल्कुल नहीं खेलना. चलो ओके. फिर 10 डेज 15 डेज ऐसा हुआ. बट मेरे को ऐसा लगा कि कुछ मिस कर रहा हूँ मैं. मेरे को अच्छा नहीं लगता. फिर आफ्टर 15 डेज में बोला नहीं नहीं, मेरे को बैडमिंटन खेलना. तो मम्मी बोले ऐसा नहीं चलेगा, फिर नेक्स्ट 15 डेज बोलो टेबल टेनिस खेलना, ये नहीं होगा. फाइनली एक डिसाइड करो, उसके बाद फिर चेंज नहीं होगा. बोला नहीं, बैडमिंटन. फिर उस समय फिर 13 ईयर्स में फिर बैडमिंटन में गया हूँ. उसके पहले इवन अंडर 12 का मैं स्टेट चैंपियन भी बन चुका था. लेकिन ये है कि क्रिकेट भी स्कूल्स का स्टेट खेल रहा था, टेबल टेनिस भी स्कूल्स का स्टेट खेल रहा था, बैडमिंटन में भी स्टेट जीत लिया था अंडर 12 का. लेकिन फिर आफ्टर 13 फाइनली कि नहीं, बैडमिंटन खेलना है. बट बहुत मुश्किल, क्योंकि कुछ भी नहीं होता था. शटल्स का प्रॉब्लम, रैकेट नहीं. इवन मैं जब अंडर 18 का फर्स्ट टाइम स्टेट टीम में आया था, सीमा भंडारी वो हमारा टीम में थी. और वेस्ट जोन के लिए हम लोग गोवा गए थे. उधर मेरे पास वन समय तो ट्रैक सूट तो बोलने से तो बहुत बड़ा प्लेयर है, ट्रैक सूट तो होता नहीं. और टी शर्ट्स वो बाहर घूमने के लिए कलर्ड शॉर्ट्स है और खेलने के लिए व्हाइट शॉर्ट्स है. तो इतना ही होता था. और मेरे पास 786 का रैकेट था. पहले एक 786 आता था वो रैकेट, वो था, वो भी एक रैकेट. तो गोवा में मुझे अच्छा याद है, एक अच्छा मैच हो रहा था. बट मेरा वो स्ट्रिंग टूट गया, गट टूट गया मैच के बीच में. लेकिन मैं किसी को बोला भी नहीं, मेरे को मालूम है, लेकिन मैं खेल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और रैकेट नहीं.
फिर सीमा भंडारी बाहर वो बोली संजय रैकेट का गट टूट गया। मैं बोला हाँ मेरे को मालूम है। तो बोलती है अरे तो फिर चेंज क्यों नहीं कर रहा? बोला नहीं मेरे पास रैकेट नहीं है। तो फिर उसने अपना कार्टन रैकेट दिया, इससे खेलो। तो वो मैच भी मैं जीता था, बट मीन्स इनिशियली बहुत टफ था। बट जब मैं 17 ईयर्स कंप्लीट किया था, आई मीन 18 कंप्लीट नहीं हुआ था उस समय, एक एमपी का सीनियर स्टेट चैंपियनशिप हो रहा था। उस समय मैं अंडर 18 स्टेट चैंपियन था एमपी का। तो सीनियर स्टेट चैंपियनशिप हो रहा था, उसमें मैं गया था। फिर मैंने एक भोपाल का एक प्लेयर था, वो पहले सीनियर स्टेट चैंपियन था, उसके साथ मैं मैच तो हार गया, बट वो बहुत अच्छा मैच हुआ। तो भिलाई स्टील प्लांट का टीम उधर पार्टिसिपेट कर रहा था। उसमें जो टीम मैनेजर था वो हॉकी ओलंपियन मिस्टर क्रिस्टी, वो टीम मैनेजर ऑफ भिलाई स्टील प्लांट बैडमिंटन टीम। तो वो मेरे को बुलाया, मेरे को बोला कि संजय तुम भिलाई स्टील प्लांट ज्वाइन करोगे क्या? तो मैं बोला ज्वाइन करोगे मीन्स क्या? बोले नहीं, आपको अभी तो आप अपना पूरा आपको एक्सपेंसेस सब अपना करना पड़ता है, अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, स्पोर्ट्स कोटा में आपको है, ज्वाइन करो, आपको सैलरी मिलेगा और खेलो, कुछ भी नहीं करना है। तो मेरी बड़ी सिस्टर संगीता, वो भी साथ में वो भी खेलती थी। तो वो बोली नहीं नहीं अभी तो 11th में है, अभी तो ये पढ़ाई कर रहा है, अभी तो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट डे वो आके एक एप्लीकेशन लेके आया, तो बोले ठीक है आप साइन तो कर दो, बाद में डिसाइड करना। वो साइन किया, मैं वापस हम खेल के वापस भी आ गया। फिर 2-3 महीने के बाद एक क्योंकि फादर की जगह फिर मदर जॉब में थी, तो कोई टेलीग्राम आया, सिलेक्शन ट्रायल है भिलाई में बोल। तो मदर मेरे को बोली क्या है ये? मैं बोला मेरे को नहीं मालूम क्या है। फिर सिस्टर बोली कि नहीं नहीं वो एक तुमने साइन किए थे ना, वो अंकल ने कुछ एप्लीकेशन पे साइन किए थे। फिर मैं बोला हाँ ये सर हाँ, एक कुछ था। तो तब ने मदर बोली नहीं जाने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, अभी पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे? उस समय 11th बोर्ड था। तो हाँ बोला जाके उधर तो बहुत लोग आएंगे ट्रायल से, जस्ट जाते हैं जाके। भिलाई में केवल एक जैन देवांगन, अभी जो जूही देवांगन खेलती है वेंकट गौरव की पार्टनर, उसके फादर, वो मेरा अच्छा फ्रेंड था। तो भिलाई में एक मैं उसको जानता था। मैं बोला उधर जयंत है, उससे मिल के आ जाऊंगा, मिल के आ जाऊंगा, एक दिन के लिए चला जाता हूँ। तो फिर मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर थी वो बोली कि जाने दो ठीक है, अभी तो ज्वाइन करना नहीं है ना, अभी तो सिलेक्शन ट्रायल है, एक दिन के लिए जाके आएगा। फिर मैं इधर भिलाई आया, इधर ट्रायल्स हुआ, 40 to 45 प्लेयर्स कुछ थे, 2 लोगों को लेना था। तो मैं और जयंत देवांगन हम लोग दोनों ही एक एक हब से फाइनल पहुंचे। तो उधर स्टील प्लांट अथॉरिटी जो थे वो मेरे को बोले कि आपका तो नौकरी हो गया है, कंफर्म हो गया है, आपको ज्वाइन करना है। बट मेरा उस समय 18 कंप्लीट नहीं हुआ था। तो बोले आपका 18 कंप्लीट हो गया, आप आके नेक्स्ट डे भी ज्वाइन कर सकते हो, आपका नौकरी कंफर्म हो गया। ठीक है बोल के मैं वापस आ गया। फिर घर में प्रॉब्लम, बोले नहीं अभी तो एक्चुअली जो रिलेटिव्स और दूसरे लोग थे बोले ये 11th भी नहीं, अभी 11th कर रहा है, पढ़ाई नहीं करेगा तो उधर क्या करेगा? उधर तो उसको मजदूर उधर डिजिग्नेशन मिलेगा और कुछ भी काम करना होगा, तो वेस्ट है। फिर लेकिन मेरे जो सबसे बड़ी सिस्टर थी वो हमेशा सपोर्ट, बोले नहीं नहीं ठीक है, बोले अभी कोई बॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है, नौकरी करना हमारे ऊपर है, अगर 2-3-4 महीने में अगर ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है तो छोड़ के आ जाओ। एक्चुअली उस समय एमपी में जो भिलाई का टीम था बेस्ट टीम था, सीनियर्स टीम उधर का सारा, आई मीन अगर 7-8 मेंबर्स का टीम बनता था तो उसमें 5-6 मेंबर्स भिलाई का होता था। तो वो मेरे को एक अट्रैक्शन था कि अदर सब अच्छा प्लेयर्स है तो अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा। वो बोल के फिर मैं मम्मी को बोला ठीक है अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। फिर 18 कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी 2-3 महीना तो मैं 9th में कंप्लीट हुआ, बट जाना है नहीं जाना वो करते हो। फिर मैं 2 दिसंबर 1986 ज्वाइन भिलाई स्टील प्लांट। तो वहाँ ज्वाइन किया। फिर इनिशियली वहाँ जाने के बाद तो मीन क्वार्टर भी नहीं मिला था, तो 10 days तो मैं जयंत के घर में ही था। बट फिर मुझे भी ऑकवर्ड लगता था, तो फिर मैंने उसके फादर, उसका फादर वहाँ डॉक्टर थे भिलाई स्टील प्लांट में। मैं बोला अंकल मेरे लिए कोई एक फ्लैट कुछ भी देखने के लिए। तो एक कुछ ऐसा मकान नहीं मिला, बट उनका घर स्ट्रीट का पीछे ही एक इंजीनियर था, उनका घर में सर्वेंट रूम खाली था। मीन वो ऑफिसर्स क्वार्टर में सर्वेंट रूम होता था, वो मीन्स
6/10 का होता था, वो अटैच लैट्रिन बाथरूम होता था, मीन्स 2 सर्वेंट रूम के बीच में एक कॉमन लैट्रिन बाथरूम होता था, नो ऑफेंस नथिंग। तो मैं उधर शिफ्ट हो गया, मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उधर चला गया। घर में मैंने कुछ भी नहीं बोला कि ऐसा है, घर में कभी उधर एसटीडी पीसीओ में कभी जाके मदर से बात होता, मैं बोला नहीं, इधर मेरे को बढ़िया भिलाई स्टील प्लांट का एक क्वार्टर मिल गया है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमेशा मम्मी बोलती ठीक है, मैं एक बार आके उधर तुम्हारा पूरा सेट कर दूंगी, फिर मैं, वो आने के लिए बोलती है, मैं बोलता नहीं, मेरे को उस पीरियड में बाहर जाना है, कहीं बाहर जाके लेके जाना। वैसा करके मैं करीब 1 साल में वो सर्वेंट रूम में था। और बहुत वो एक्चुअली बहुत टफ टाइम था, लेकिन क्योंकि बैडमिंटन और उधर सीनियर प्लेयर्स बहुत अच्छा था, वो मेरे को एक केवल उसके लिए छोड़ना नहीं था कि नहीं, मेरे को तो भिलाई में ही रहना है। मीन समर में वहाँ इतना 46-47 टेम्परेचर, और मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था रूम, तो मैं इवन नाइट में नीचे जो बेडशीट था उसको गीला करता था, फिर एक बेडशीट को पानी से गीला करके फिर उसको पूरा निचोड़ के उसको ओढ़ के, मीन बहुत टफ था वो। अभी मम्मी को पता चलने से बोलती क्यों तुमने किया ये, लेकिन ठीक है, वो पीरियड निकल गया। फिर बाद में 1 साल के बाद भिलाई स्टील प्लांट से क्वार्टर अलॉट हो गया, तो वो मेरे लिए, मीन बहुत छोटा, 2 बेडरूम का था, 2 BHK था, और टोटल आई थिंक 600-700 स्क्वायर फीट में था वो पूरा मकान। लेकिन लिटरली वो मेरे लिए मीन्स स्वर्ग के जैसा था, मुझे लगता था इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। फिर वहाँ से फिर धीरे, इनिशियली मेरे को खेलने भी, मैं जूनियर चैंपियन था, बट उधर सीनियर के सारे टॉप प्लेयर्स थे, तो जयंत के साथ ही मैं स्कूटर में स्टेडियम जाता था। उधर 5:30 प्रैक्टिस स्टार्ट होता था, 5:30 to 9:30। तो 5:30 से मैं उधर बैठ गैलरी में बैठ के रहता था, सबका जब प्रैक्टिस खत्म होता था, फिर लास्ट में मेरे को जयंत बोलता था संजय तेरे को खिलाता हूँ बोल के, एक गेम मेरे को खिलाता था, उसमें मैं टायर्ड हो जाता था, मीन्स को 4 घंटा बैठ के मेरे को एक गेम खेलने मिलता था। बट फिर मुझे लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मैं मॉर्निंग 4:30 उठ के उधर स्टेडियम में जाता था। कुछ भी एक्चुअली अभी प्लेयर्स को फैसिलिटीज बहुत है, गाइड करने वाला बहुत हो गया, उनको कुछ भी नहीं था। मैं स्टेडियम जाता था, उधर हॉकी प्लेयर्स ट्रेनिंग करता था, उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा है, कुछ भी ट्रेनिंग कर रहा है, वो जो भी कर रहा है वो कर रहा है, क्या करना है नहीं मालूम, जिधर देखा किसी से कुछ सुना वो किया। इवन उसके पहले तक कैमोर एक्चुअली बहुत छोटा जगह था, उसके पहले मैंने उधर कुछ ट्रेनिंग, मेरे घर के पास में हिल था, तो कभी मम्मी बोलती कि अरे बहुत प्लेयर्स को तो बहुत फिट रहना पड़ता, दौड़ना पड़ता, तो वो हिल ट्रेनिंग, मैंने वो भी नहीं मालूम, बस दौड़ते वो ऊपर पहाड़ के ऊपर जितना दूर जा सकता है जाए, फिर वापस आ रहा है, ये सब करते थे। फिर एक दिन हम लोग जयंत के साथ, मैं स्कूटर में जा रहा था, तो मेरे को जयंत बोला कि आज पूरा बॉडी पेन हो रहा, बहुत वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक्चुअली मुझे मालूम ही नहीं था वेट ट्रेनिंग बैडमिंटन प्लेयर्स को। मैं उसको बोला वेट ट्रेनिंग क्या है, तो बोला अरे वो वेट रख के वो स्क्वाट करते हैं वो। मैं बोला ये तो वेट लिफ्टर और रेसलर लोग करते हैं। बोला नहीं नहीं, बैडमिंटन में बहुत जरूरी, तू कभी नहीं किया? बोला नहीं कभी नहीं किया। तो नहीं नहीं करना चाहिए बोला। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग भिलाई स्टील प्लांट का एक जिम था, उधर गया, तो उधर एंटर किया, उस समय कोई बॉडी बिल्डर था, मेरे को बोला क्या हुआ, मैं बोला वेट ट्रेनिंग करना है। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अंदर नहीं जाना है, पहले तुम सिंपल नॉर्मल स्क्वाट 100 टाइम्स करो, उसके बाद तुम कोई आयरन को टच कर सकते हो, लोहे को तुम टच नहीं कर सकते। नहीं, बोला ओके। वो करने लगा। फिर एक वेट लिफ्टर था, हमारा ऑफिस में ही था, स्टील प्लांट का स्पोर्ट्स ऑफिस में था, वो मेरे को जानता था, वो उस समय एंटर किया, वो मेरे को बोला अरे संजय क्या कर रहा है? तो मैं बोला भैया वो वेट ट्रेनिंग करना था, तो अंदर किसी ने बोला कि नहीं पहले तो 100 स्क्वाट करना, उसके बाद फिर टच करना है कुछ। बोले बोले नहीं नहीं तू अंदर आ मेरे साथ। फिर वो अंदर लेके गया, बोला ये भिलाई स्टील प्लांट एम्प्लॉय है, एक्चुअली 18 ईयर्स का था मैं, देखने से भी नहीं लगता था ये जॉब में। बोले ये एम्प्लॉय है, ये भिलाई स्टील प्लांट का जिम है, इसको जो भी करना होगा इसको करने दो, कोई इसको कुछ नहीं बोले। वो मैं फिर उसको बोला, मैं बोला मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, मेरे को क्या करना चाहिए। फिर उसने स्क्वाट जो भी उसने बताया वो 6 days a week रोज करना है, मालूम नहीं करना है नहीं करना है, रोज कर। तो वो कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन ये है कि फिर फिटनेस बहुत आ गया। फिर 4-5 महीने के बाद एक लोकल एक टूर्नामेंट हुआ भिलाई में,
उधर भिलाई, एक्चुअली भिलाई दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, वो भिलाई सिटी से अराउंड 10 किलोमीटर्स था। उधर एक सीमेंटेड कोर्ट था, उधर मैच हो रहा था। उधर मैं पार्टिसिपेट किया, सेमीफाइनल पहुंच गया। और मैं साइकिल से ही मेरा उधर आना जाना होता था। वो एक ही कोर्ट था, सेमीफाइनल मेरा जयंत देवांगन से ही था। और जयंत देवांगन एक बड़ा नाम था उधर, अच्छा प्लेयर था वो। तो और मेरा मैच बहुत लेट हो रहा था, इस रात को 9 साढ़े 9 बज गया था। और उस समय इतना होटल्स भी नहीं होता था किधर भी। ये मैं बात कर रहा हूँ 87 88 का, 87। तो उधर जो ऑर्गेनाइजर था वो एक कांग्रेस का ही कोई था। मैंने उसको बोला मेरा एक मैच है, वो मेरा करा दो, अदरवाइज मेरे को फिर खाना नहीं मिलेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट मैच बोल के 10:30 हो गया। फिर मैं उसको, फिर उसके बाद मेरे को बोलता है क्यों परेशान कर रहा है, किसके साथ है तुम्हारा मैच? बोला सिंगल्स का सेमीफाइनल है जयंत देवांगन के साथ। तो मेरे को बोलता है फिर क्यों खेल रहा है, तेरे को तो हारना है, जा वापस जा, खाना खा जाके। तो मैं बोला ठीक है ना, करा दो, अब जब सेमीफाइनल पहुंच गया हूँ तो मैच करा दो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट मैच खेले, 10 मिनट का मैच है, नेक्स्ट मैच खेले। ओके। फिर वो मैच खेला, वो मैच जीत गया। वो जीतने के बाद उधर बहुत कि बोला, एक कोई जबलपुर से कोई लड़का आया, उसने जयंत देवांगन को हरा दिया। तो एक बड़ा नाम हुआ। फिर वो जो ऑर्गेनाइजर था वो मेरे को आके बोला सॉरी मैंने तेरे को तो पता नहीं क्या बोल दिया। बोला नहीं, नो प्रॉब्लम, मेरे को भी उम्मीद नहीं था मैं जीतूंगा। फिर वो एक्चुअली वो जो टूर्नामेंट होता था वो मोतीलाल वोरा, जो अभी कांग्रेस में है ना, मोतीलाल वोरा ओके, हाँ, ट्रेजरर बहुत समय कांग्रेस के रहे, वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। मोतीलाल वोरा इज बेसिकली फ्रॉम दुर्ग। अच्छा। तो फिर वो उस समय रात को 11 बजे वो आए हॉल में, मोतीलाल वोरा उधर लोकल एमएलए कोई था, वो लोग आए। तो ये मेरे को उनसे ले जाके फिर मिलाया। बोला ये संजय है, जबलपुर से आया है और जयंत देवांगन को इसने हरा दिया। तो वो फिर फाइनल मेरा जयंत का बड़ा भाई था, नेक्स्ट डे उसके साथ फाइनल हुआ, मैं फाइनल भी जीता। लेकिन उसके बाद एक चेंज आया लाइफ में। फिर जब मैं इधर बैडमिंटन हॉल में प्रैक्टिस के लिए आता था तो जो दूसरे सीनियर प्लेयर्स थे वो लोग, अच्छा अच्छा संजय संजय, हाँ ठीक है आ जाओ, जयंत पर आया, हाँ ठीक है। फिर वो मेरे को नॉर्मल, फिर मैं मेरे को उनके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ। और मेरे जो फर्स्ट कोच थे मिस्टर दीपक पटेल, वो सीनियर टीम में थे एमपी का। फिर वो मेरे को बोले तू अगर खेलेगा, वो भी भिलाई स्टील प्लांट एम्प्लॉय थे, एंड ही वाज फ्रॉम राजनांदगांव, 40-45 किलोमीटर फ्रॉम भिलाई। वो उधर से अप डाउन करते थे। तो वो मेरे को बोले अगर तेरे को करना है, सच में मेहनत करना है, तो फिर मैं, उनका शिफ्ट 2 बजे खत्म होता था दोपहर में। तो बोले फिर मैं एक काम करूंगा, मैं 2:30 स्टेडियम आऊँगा, तो उधर आना, मैं तेरे को प्रैक्टिस करा के फिर 4:35 में वापस जाऊँ। वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। फिर समर में वो, फिर मेरे को जो मकान मिल गया था उसमें वो 2 महीना उसमें आके वो रहते थे। और रिगरस ट्रेनिंग होता था। ट्रेनिंग मीन्स मुझे लगता है कुछ बहुत सिस्टमेटिक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत इवन मेरा जो पोस्टिंग था भिलाई स्टील प्लांट में, एक हमारा जयंती स्टेडियम है, वो हॉकी एंड एथलेटिक्स का है, उसमें एक सैंड ट्रैक भी बना हुआ है। तो मेरा उधर ही ड्यूटी था। ड्यूटी मीन्स वो जस्ट उधर वो ग्राउंड्समैन काम करते रहते हैं, वो देखना है, जस्ट उनको वॉच करना है ठीक हो रहा नहीं हो रहा। तो समर में मैं उधर ऑफिस में जाके 10 o'clock में ऑफिस जाता था, 1:30 तक रहता था। तो काम कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं क्या किया, एक मेरे को जबलपुर में किसी ने बोला था कि पार्थो गंगुली वेट जैकेट पहन के उधर जबलपुर, पार्थो गंगुली जबलपुर से थे। तो बोले वो समर में उधर स्टेडियम में ट्रेनिंग करता था वेट जैकेट पहन के। फिर किसी से पूछ के एक वेट जैकेट उधर स्टिच करवाया, उसमें सामने वो पॉकेट, पीछे पॉकेट करके उसमें सैंड करके। तो मैं बोला ऑफिस टाइम में तो कुछ भी काम नहीं रहता है। तो समर मीन्स वही 44-45 टेम्परेचर में मैं 11-11:30 सैंड रनिंग, वेट जैकेट पहन के सैंड रनिंग करता था। वो किसी को नहीं मालूम, वो ग्राउंड्समैन जो काम कर रहे हैं वो लोग करते थे, और मैं अपना 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें दौड़ता रहता था। एक बार एक स्विमिंग कोच था, वो किसी काम से उधर स्टेडियम में आया। उसने मेरे को देखा, वो बहुत सीनियर था, वो मेरे को इतना डांटा, बोला तू मर जाएगा, समर में तू लोग घर से नहीं निकल रहा है, तू इधर ट्रेनिंग कर रहा है, वेट जैकेट पहन के इसमें सैंड में दौड़ रहा। मैं बोला नहीं, मैं बहुत दिन से दौड़ रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ मेरे को। फिर उसने, मेरा जो बॉस था उधर स्पोर्ट्स ऑफिस का, बलबीर सिंह, इंजीनियर,
उसको कॉल किया, बोला सर ये इधर ऐसा ऐसा कर रहा है और इसको कुछ हो गया तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो गए। वो मेरे को कॉल किया, बोला अभी तुम ऑफिस आओ। मेरे को बोलता है तुम एक लेटर लिखो कि तुम ये अपना मर्जी से कर रहा है, कुछ होने से तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तो मैं बोला सर मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैं लेटर लिख के उधर दिया। तो मैं पूरा समर वो मैं ट्रेनिंग किया, लेकिन उसके बाद ये हो गया कि फिर मेरे को मीन्स ऐसा लगता था कि 2 घंटा खेलना, 3 घंटा खेलना, मेरे को कुछ नहीं, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत ट्रेनिंग हुआ। और मैं मीन्स 50 kg रॉड, मीन्स रॉड एंड प्लेट्स रख के, और मेरा जो स्टेडियम था उसका चारों तरफ रोड था, मीन्स वो करीब 2.5 किलोमीटर था। तो मैं अराउंड 50 kg उसको मैं लेके और दौड़ के वो पूरा वो राउंड लगाता था, वो भी वो सीमेंटेड रोड उसके ऊपर। इधर नेक के पीछे ऐसा हो गया था कि ऐसा लगता कुछ स्टोन है वैसा, वो उसमें लग के हार्ड हो गया। लेकिन कुछ भी कर रहे हैं, जो समझ में आ रहा है कि करना है कर रहे हैं। फिर कोई बोलता नहीं ये ठीक नहीं है तो बंद कर दिए, फिर क्या ठीक है कोई बोला वो कर रहे हैं। इधर कोई सुन नेशनल्स खेलने गया, किसी ने कुछ बोलते हुए सुना ये करते हैं, वो करने लगे। तो मीन्स ऐसे ही चला। फिर फर्स्ट टाइम मैं एमपी में शायद 89 या 90 में फर्स्ट टाइम सीनियर स्टेट चैंपियन बना। बट उसके बाद फिर कंटिन्यू 10 टाइम्स मैंने जीता सिंगल्स टाइटल, और इस बीच में फिर नेशनल लेवल पे भी अच्छा खेला कई बार। एक भरूच नेशनल्स क्वार्टर फाइनल खेला था, वो मेरा बेस्ट था। फिर धीरे धीरे जब सीनियर हुआ, कुछ जूनियर प्लेयर्स थे, क्योंकि मेरे को किसी सीनियर ने सिखाया था, तो मुझे लगता था कि अगर मेरा कोई जूनियर कुछ मिस्टेक कर रहा है तो मुझको भी बताना चाहिए। कुछ उसको बताया, वो कुछ अच्छा किया, अचीव किया, तो अच्छा लगता था। आप 3 तरह से सीख सकते हो। एक तो आपको कोई बताने वाला हो ऐसा करना है तो आप सीखते हो, या आप देख के सीखते हो, कोई कुछ कर रहा है उसको देख के आप सीखते हो। थर्ड होता है आप ट्राई करो, फेल हुए फिर ट्राई करो, फिर थोड़ा चेंज करो, फिर कुछ बेटर हुआ फिर और चेंज करो। लाइक फर्स्ट टाइम हम जब फ्लाइट के लिए जाते हैं तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चे लोग को मालूम है क्या करना है। वो पेरेंट्स बोलता है कि नहीं उधर जाओगे, उधर तुमको अपना आई कार्ड दिखाना है, उधर टिकट दिखाना है, फिर अंदर जाओगे, फिर वो चेक इन के लिए जाना है, मीन स्क्रीनिंग, बैगेज स्क्रीनिंग। नहीं तो फिर मैं जब फर्स्ट टाइम गया तो मेरा आगे जो जो जैसा कर रहा है मैं वैसा कर रहा था, लाइक देख के, क्या जो देख रहे हैं वैसा करना है। एक होता है जिसको कुछ भी नहीं मालूम, वो इवन लाइन लगा हुआ सीधे जाता है, उसको बोलते हैं नहीं नहीं पीछे लाइन में आओ, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को दिल्ली जाना है, ये लाइन दिल्ली का है क्या? फिर बोलेंगे नहीं नहीं सब इधर भी जाना है, यही लाइन है, इससे ही अंदर जाना है। तो वो, बट जो अपने आप जो करके जो सीखते हैं वो बेस्ट होता है। उसमें आपको एग्जैक्ट सब कुछ मालूम चलता है और वो आप कभी भूल नहीं सकते, लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है। एक बार फेल हुए फिर ट्राई किए, फिर फेल हुए फिर ट्राई किए, फिर फेल हुए, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम कब आपको सक्सेस मिलेगा नहीं मालूम। लाइक मेरा वैसा ही था, कुछ भी नहीं मालूम एग्जैक्टली करना क्या है। इधर से कुछ सुना तो अभी तो बहुत फैसिलिटीज है आपको, तो 10 साल का बच्चा उसको भी टॉप क्लास कोचेस मिल रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं, सब बताने वाला है, फिजियो है, ट्रेनर है, सब कुछ है, हर चीज के लिए बताने वाला है। तो लेकिन फिर एज ए कोच से, एज ए प्लेयर से कोच में ऐसा ही हुआ कि क्योंकि मुझे मिला मिला था, किसी ने बताया था, और मुझे जो प्रॉब्लम्स हुआ था, मुझे कुछ करने से उसका बेनिफिट नहीं मिला है, तो मैं उनको बोलता था ये मत करो क्योंकि ये ठीक नहीं है, इससे इंजरी हो सकता है, क्योंकि मुझे इंजरी हुआ है तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि ये ठीक नहीं। किसी चीज़ का मेरे को बेनिफिट मिला है तो मैं उनको बताता हूँ कि नहीं, ये एक्चुअली मैंने एनआईएस नहीं किया है, लेकिन मुझे जितने झटके मिले हैं, जितना मैंने मीन्स स्ट्रगल किया है, वो 5 बार एनआईएस करने से ज्यादा है। राइट सर। सर तो आपका ट्रांजिशन कैसे हुआ, मतलब आप प्लेयर से कोच कब बने? मैं एक्चुअली खेल रहा था उस समय ही, एक मनीष गुप्ता प्लेयर है अभी सीनियर्स में, वो और वेंकट बहुत अच्छा, वो टॉप 8 में भी थे, वो लोग बहुत अच्छा खेलते थे। हाँ तो फर्स्ट, हाँ तो मनीष वो फर्स्ट टाइम वो मनीष इज फ्रॉम अंबिकापुर, वो एक नक्सलाइट एरिया। अच्छा।
तो उधर, हाँ उधर एक बार उधर एक कलेक्टर जो गया वो मेरा फ्रेंड था, विवेक देवांगन। हम्म। उधर उसने 2 कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट बनाया। उसने मेरे को बोला कि संजय इधर मैंने कोर्ट बनाया है, तो एक बार आप 1 वीक के लिए इधर आ जाओ। मैं उधर गया तो मुझे कुछ बच्चे बहुत अच्छे लगे, तो उसमें मनीष भी था। तो मैं उसको बोला कि तुम अच्छा खेल सकते हो। तो बोला सर इधर तो कोई नहीं है खिलाने के लिए। तो बोला वो तुमको डिसाइड करना है। तो बोला सर मैं भिलाई आऊँगा तो मेरे को आप सिखाओगे क्या? बोला आ जाओ। वो नेक्स्ट मंथ वो आ गया। फिर वो खेलने लगा, साथ में खेलता था, कुछ मुझे जो मालूम है। मैं भी उस समय कॉम्पिटिटिव खेल भी रहा था, लेकिन उसको भी खिलाता था, सिखाता था, और वो कुछ समय में बहुत अच्छा प्लेयर हो गया और उसका जॉब भी हो गया बीएसएनएल में। फिर वेंकट गौरव, ये उस समय 17-18 का था ये, और क्रिकेट भी ये बहुत अच्छा खेलता था। बैडमिंटन में ये जूनियर्स में रिजर्व में था टीम में, छत्तीसगढ़ का टीम में। तो एक प्लेयर नहीं जा रहा था, तो मैंने इसको कॉल किया। मैं बोला वो नहीं जा रहा, तुम बैडमिंटन में जाओगे क्या? तो मेरे को बोला भैया उस समय मेरा क्रिकेट का इंटर यूनिवर्सिटी भी है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या खेलूं। बोला तुमको जो भी खेलना है खेलो, लेकिन अब डिसाइड करो, या तो क्रिकेट खेलो या बैडमिंटन खेलो। तो बोला बैडमिंटन तो यहाँ कोई सिखाने के लिए नहीं, आप अगर सिखाओगे तो मैं बैडमिंटन खेलूंगा। तो बोला तुमको उधर आना पड़ेगा, भिलाई आना पड़ेगा। तो बोला वो मैं आ जाऊंगा, मनीष है इधर से, मनीष भी उधर रहता, मैं उधर उसके साथ ही रहूँगा। वो फिर वो टीम में भी आया, और उसके बाद वो भिलाई शिफ्ट हो, वो लोग खेलना चालू किए। फिर ये लोग नेशनल्स में भी अच्छा खेलने लगे। फिर मेरे को एक इंटरेस्ट भी आया, और क्योंकि ये दोनों अच्छा परफॉर्म करने लगे तो फिर और बच्चे आने लगे कि सर हमको भी सीखना है। तो फिर बिगनर्स, फिर आकर्षी आकर्षी, हाँ। आकर्षी बहुत छोटी, वो 8 इयर्स की थी। उसकी मदर लेके आई कि सर बहुत मोटी है, इसको कुछ फिजिकल कराना है। तो वो स्टार्ट की। 4-6 महीने के बाद मैंने उसकी मदर को बोला कि ये अच्छा कर सकती है, इसको और टाइम देना पड़ेगा। वो स्टार्ट हुआ। फिर वो 10 साल की थी, अंडर 13 अंडर 15 स्टेट चैंपियन बन गई। फिर मेरे को भी इंटरेस्ट आया एक्चुअली। बैडमिंटन बैडमिंटन इज माय लाइफ। मैं उसके बिना तो रह नहीं सकता हूँ और कुछ सोच नहीं सकता। तो मेरे को ये भी था कि कब तक खेलूंगा। उसके बाद एटलीस्ट उसके बैडमिंटन में आप उस फील्ड में रहना है तो आपको कुछ तो करना है। तो फिर ये, क्योंकि रिजल्ट भी मिलने लगे, बच्चे अच्छा करने लगे, तो वो भी इंटरेस्ट आया। तो साथ में फिर वैसा कोचिंग स्टार्ट हुआ, और फिर बच्चे अच्छे डिवोटी बच्चे भी मिलने लगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगे। बस वैसे ही। सर नाइस। बट अभी आपने जैसे बोला कि आपका प्लेइंग करियर ना बहुत बड़ा था, बट अभी दीज डेज प्लेयर का प्लेइंग करियर छोटा छोटा होते जा रहा है सर। तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे, क्यों ऐसा हो रहा है? जिस समय का मैं खेलता था उस समय ये था कि तो अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और जैसे मैंने बोला, मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, बैडमिंटन भी खेल रहा हूँ, टेबल टेनिस भी खेल रहा हूँ। लेकिन अभी आज का डेट में अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि मैं क्रिकेट भी अच्छा खेल लूँ और बैडमिंटन भी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल उसको। क्योंकि 8 to 10 आवर्स तो उसको अपना, जिसमें भी बैडमिंटन है तो बैडमिंटन में 8 to 10 आवर्स उसको देना है। उसके बाद उसके पास क्या बचता है? फिर आपको थोड़ा पढ़ाई भी करना है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज के बच्चे कुछ कम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि थोड़ा, जैसे उसके लिए भी हम एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे मैं जब खेलता था, हम पीटी शू हम खेलते पहनते थे, वो पहन के हम खेलते थे, और सीमेंटेड कोर्ट होता था, और पूरा खेलते थे, पूरा फुल फ्लैश खेलते थे, हमको कुछ भी नहीं होता था। आज आप एक बच्चे को 2 दिन आप सीमेंटेड कोर्ट में, पूरा आपका क्वेश्चन, जो योनेक्स का जो बेस्ट शूज है वो पहना के सब करके आप उसको दो, 3 दिन खेलने के बाद वो आपको बोलेगा शिन पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, एंकल पेन हो रहा है। सही है। तो ये बहुत, डाइट आप बोलो या ट्रेनिंग बोलो, आज शॉर्टकट, सबको शॉर्टकट चाहिए। हम, आज कोई बच्चा 4 महीना अगर आप उसको एक शेड्यूल दे दो ये करना है, तो उसको ये कि 4 महीना करके मैं वर्ल्ड चैंपियन तो बनना ही चाहिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूस 4 मंथ में ये कर लूंगा। तो कुछ भी नहीं, तो 4 मंथ्स वो, और उसको इवन उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। सर 4 महीने से वो ऐसा कर रहा है, वो तो हार गया। तो ये इसके कारण सब बच्चे या पेरेंट्स शॉर्टकट देख रहे हैं, उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज दे रहे हैं। उसके कारण आज
आज मैं बच्चे लोग को कभी, इवन अपने बच्चों को भी मैं बोलता हूँ, अब मेरे पास जो ट्रेनी जो हैं बच्चे हैं उनको भी बोलता हूँ कि आप कभी भी वर्स्ट सिचुएशन को फेस करना आप सीख जाओ, उसके बाद आपको जो मिलेगा वो आपके लिए अच्छा होगा। Right. Correct, sir. क्योंकि आप हमेशा बेस्ट आपको चाहिए, तो आपको अगर उससे एक भी स्टेप नीचे होगा तो आपके 10 कंप्लेंट आपकी होगी। सर लाइट नहीं अच्छा था, सर कोर्ट अच्छा नहीं था, अनइवन कोर्ट था, ये था वो था, आपका Shuttle 10 problem. एक्सक्यूजेस होंगे। हाँ, सब कुछ होगा। जी. लाइक मैं बोलता हूँ, हम लोग सीमा भंडारी वो इंडिया नंबर 2 वो टीम में जाती थी, हम लोग बाथरूम के बाहर पेपर न्यूज़पेपर को बिछा के 2 दिन कैलीकट जा रहे हैं, भोपाल टू कैलीकट, उधर बाथरूम के पास बैठ के जा रहे हैं। उसके बाद हमको 3 टायर स्लीपर में जब हमारा कंफर्म टीम जाने लगा ना, हम लोग को लगता था वाह इससे अच्छा क्या हो सकता है, हमको पूरा स्लीपर में हमको सो के जाने के लिए मिल रहा है। लेकिन अभी बच्चे लोग को आप फ्लाइट में नहीं बोलोगे, बोलेगा अरे सर एसी में तो बेकार, इतना लंबा जर्नी था, वेस्ट हो गया पूरा, इसलिए मैं हार गया। आज बच्चे लोग एक एक रोटी खाता है, फिर उसके बाद उनका वेजिटेबल्स भी उनका ये होना, ये नहीं होना, ये नहीं होना, केवल 2-3 है जो उनको अच्छा लगेगा वो ही खाना है। फिर तो आपको अलग से लेना ही पड़ेगा, आपका बॉडी का जो रिक्वायरमेंट, आप इतना अगर वर्कआउट कर रहे हो तो आपको तो फिर जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। एक एज तक तो आपको, मेरे को लगता है 15-17 साल की एज तक तो आपको अलग से कुछ, लेकिन आपका डाइट वैसा फिर होना चाहिए, आपको सीजनल फ्रूट्स कंटिन्यू खाना ही है। वेजिटेबल्स आजकल बच्चे लोग कोई खा, इवन मेरा बेटा नहीं खाता, मैं क्या बोलूँ और किसी को। सर जैसे आप इतने सेल्फ मोटिवेटेड थे, यू वर द सेल्फ, आई मीन आप ही ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड थे कि मुझे करना है, मुझे करना है। तो आपको लगता है कि अभी की जनरेशन, द यंगर जनरेशन इज आल्सो सेल्फ मोटिवेटेड? मैं इसमें तो मैं ये बोलूँगा कि उतना नहीं है। अच्छा. आज बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, मोटिवेटेड। वो मेरे को नहीं लगता है कि वो उतने हैं आज, वो बहुत जल्दी वो डाइवर्ट है, उनका माइंड डाइवर्ट बहुत जल्दी होता है। Right. वो बहुत ज़रूरी है वो चेंज करना। आज उनको ग्लैमर बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। Okay. आज बैडमिंटन में आ रहा है, अगर कोई बच्चा 6 महीना 1 साल तक अगर उसको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो बच्चा भी और उसके पेरेंट्स भी, सर वेस्ट है, इसको बंद करा दें क्या। तो ये बच्चे का भी, अरे सर मैं ये तो कर रहा हूँ और क्या करूँ, मैं इतना तो कर रहा हूँ, ऐसा तो कर रहा हूँ, ऐसा। लेकिन जो एक बोलते हैं पागलपन जो बोलते हैं, वो नहीं मिल रहा है देखने के लिए। और जिसमें है वो फिर नो डाउट फिर वो टॉप पे है। कुछ मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं है, ऐसा खत्म हो गया ऐसा नहीं, लेकिन कम हो गया है। क्योंकि आपको अभी सब कुछ कहना चाहिए, स्पून फीडिंग हो रहा है, आपको सब कुछ आपको हाथ में मिल रहा है। खेलना है ठीक है, वो पेरेंट्स बोलेगा ठीक है, जो बेस्ट सबसे कॉस्टली रैकेट है वो लो, कॉस्टली सबसे शूज है वो लो, बेस्ट जो आपको किट है वो लो। हमको ऐसा था कि खेल रहे हो ठीक है, खेल क्या गया, क्या हो गया, हाँ स्टेट जीत गए ठीक है, अभी अब देखो क्या पढ़ाई का क्या है, कॉपीज लो, तो मीन्स ठीक है जीतिए ठीक है, लेकिन बस इससे ज्यादा नहीं। अभी बच्चा डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनता है, पेरेंट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो बच्चे को लगता है कि नहीं मैं तो अभी, मेरे को तो अब कुछ नहीं चाहिए, मैं तो हो गया चैंपियन बन गया। तो ये सारी चीज फिर उसको खुद से नहीं, कोई बोल रहा है, आज कोच बोलेगा कि बेटा ऐसा करना है, सर मैं तो उधर फाइनल जीता था, वो कोच को बोलेगा सर मैं तो वो रैंकिंग जीत के आया सर, आप क्या। अभी कोई भरोसा नहीं, बच्चा ये भी बोल दे सर आप कितना जीते हो, मैं तो ये जीत के आया। राइट. नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, वो चीज का अभी वो कम हुआ, नहीं है ऐसा नहीं है, बट परसेंटेज कम हुआ। सर आपको लगता है कि प्लेयर्स अभी कोचेस को लेके अप्रिशिएटिव है? वो वो अप्रिशिएट करते हैं कोचेस जो उनके लिए टाइम निकालते हैं, जो अपना टाइम देते हैं उनके लिए? आपको लगता है कि वो अप्रिशिएट करते हैं क्या? बेसिकली मेरा क्वेश्चन यही है. बहुत कम। हाँ. उनको लगता है, अगर मैं एक्चुअली फिर मैं हर जगह बोल रहा हूँ कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं है, सभी पेरेंट्स एक जैसे नहीं है।
मानने वाले अभी भी मानते हैं, लेकिन ये सब में परसेंटेज बहुत कम हो गया। मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे को दीपक पटेल जो मेरे फर्स्ट कोच मेरे को मिले थे, वो अगर मेरे को बोलते कि संजय तुमको एक पैर के ऊपर तुमको पूरा फुल नाइट इधर खड़ा रहना है, तो मैं उनसे क्वेश्चन नहीं करूंगा कि सर मेरे को इसमें क्या बेनिफिट होगा, क्यों करना है मेरे को इससे बैडमिंटन में कोई फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं, उनने सर ने बोला है मेरे को ये करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद मेरे तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। Right. आप अभी इवन एक बच्चे से भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो अच्छा किया तो नो डाउट हो सकता है आपको, अगर बोल रहा है कि नहीं अरुण सर ने मेरे को ऐसा किया, तो मीन्स यू आर वेरी लकी। Right. भाई आप हारोगे तो वो बोलेगा कि मेरे को तो ये प्रैक्टिस नहीं मिला, अदरवाइज मैं ये कर सकता था, मेरे को तो डिफेंस कराया नहीं प्रॉपर, Right. और डिफेंस नहीं था मेरा अच्छा, इसलिए मैं हार गया। तो बहुत प्रोफेशनल एक्चुअली, जो मैं अपने लिए बोलूंगा कि मैं आज तक नहीं हो पाया 100% प्रोफेशनल जो बोलते हैं ना, वो नहीं हो पाया। लेकिन आजकल बच्चे बहुत प्रोफेशनल, इवन पेरेंट्स बहुत प्रोफेशनल हैं। सही है सर। क्या इमोशनल ज्यादा रहे हैं। हाँ। मीन मेरे को एक बार इवन गोपी ने एक कैंप के समय बोला था, बोला संजय इमोशनली अटैच नहीं होना प्लेयर्स के साथ, बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो अपने हाथ में नहीं है, मैं हो जाता हूँ। मीन्स जो बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लेकिन बच्चे प्रोफेशनली अटैच होते हैं। प्रॉब्लम ये है। सर आजकल जूनियर जो बच्चे लोग हैं वो लोग सीनियर सर्किट में, सीनियर डोमेस्टिक सर्किट, इवन जूनियर इंटरनेशनल सर्किट में बहुत अच्छा कर रहा है। तो आपके हिसाब से इसका रीजन क्या है, और इनका परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, नो डाउट बहुत अच्छा। कुछ बच्चे अभी इवन जैसे लक्ष्य भी जूनियर रहते हुए अच्छा किया, अभी ये ईशान तनीषा ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये सभी बच्चे जो मैं बीआई से, मेरे प्रेसिडेंट से भी बात हुआ था, मैं गोपी के साथ भी ये डिस्कस किया था, बीआई प्लान भी किया है। वो एक्चुअली ये पर्टिकुलर एकेडमीज में ये चीज हो रही है, लेकिन हमको ये बीआई की तरफ से ये नेशनल कैंप में जूनियर, आज जो टॉप जूनियर प्लेयर्स हैं, आई मीन आप 4 या 5 या 6 सिंगल्स के कर लो, 6 बॉयज 6 गर्ल, या 4 बॉयज 4 गर्ल्स एंड 2 पेयर डबल्स, 2 मिक्स डबल्स, ऐसे जो टॉप हैं उनको आपको सीनियर के साथ उनको आपको प्रैक्टिस देनी है। सीनियर कैंप में उनको इंक्लूड करना है। अच्छा, आज जो भी बच्चे हैं, आज लाइक ईशान तनीषा, आज ये क्योंकि एकेडमी में वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सीनियर्स के साथ, उनको प्रैक्टिस मिल रहा है। Right. तो वो नो डाउट वो बहुत जल्दी अचीव करेंगे, जो टैलेंट है। लेकिन आज एक बच्चे को जूनियर्स के साथ वो खेलेंगे, जो टॉप आ गया उसको तो ये है कि मैं बेस्ट हूँ, उसको उसके ऊपर कुछ दिखता नहीं। लेकिन अगर वो सीनियर्स के साथ करेंगे, अगर आज सीनियर कैंप जो लग रहा है, आज हैदराबाद में सीनियर्स कैंप, उसमें आप 15 बच्चे या 16 बच्चे आप जूनियर्स के जो टॉप 16 है, सिंगल्स डबल्स सब मिला के आप 12 या 14 या 16 बच्चे आप उनको इंक्लूड करो। आप विद इन ईयर और विद इन 2 years वो बच्चे आपको सीनियर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत जल्दी वो, क्योंकि वो उनमें वो क्लास है, वो टैलेंट है, लेकिन आपको वो लेवल पे उनको प्रैक्टिस देना है। कोविड-19 के कारण भी रुक गया बीआई का, अदरवाइज ये सारा प्लान था। एक तो जूनियर्स के लिए थ्रू आउट ईयर कैंप के लिए भी बात हो रहा था, जो अलग अलग सेंटर बन रहे हैं बीआई के, उसमें इनको रखेंगे, उसमें सीनियर्स जूनियर्स सबको साथ में रखेंगे। और ये जब भी स्टार्ट होगा तो ये इसका बहुत जूनियर्स को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ये जूनियर्स के लिए बहुत अच्छा है। प्लेयर्स जो है उनको ये फील होता है कि हम लोग सिस्टम से भी ऊपर है, ऐसा फील, ऐसा कभी आपको लगा है क्या? एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा होता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये केवल हमारे इंडिया में ही पॉसिबल है। हमारे यहाँ कोई अगर कुछ अच्छा अचीव किया है
तो उसकी आप 10 मिस्टेक्स भी आप उसको छोड़ देते हो, वो कितना भी बड़ा मिस्टेक करेगा आप उसको छोड़ देते हो। लेकिन रूल आपको प्लेयर मींस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो होना ही, वो वर्ल्ड चैंपियन हो या वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हो या वो एक कोई भी चैंपियन नहीं है, केवल एक प्लेयर है, लेकिन प्लेयर है तो डिसिप्लिन है। और एक जो रूल है वो सबके लिए एक होना चाहिए, सबके लिए। वो इवन वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन अगर वो इनडिसिप्लिन है, अगर उसने कुछ मिसबिहेव किया है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि नहीं आपने ये गलत किया है और इसके लिए आपको आप हमारे हमारे पास बहुत से एग्जांपल आज मोमोटा इनडिसिप्लिन हुआ, उसको पनिश किया गया, उसके बाद आके वो वर्ल्ड नंबर 1 सारे ऑल टाइटल्स को जीत रहा है। और उसने एक इंटरव्यू में अपने बोला था कि मेरे को जो पनिशमेंट जो मिला वो मेरा लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद उसको 6 मंथ्स उसको जूनियर्स के साथ फीडिंग के लिए उसको बोला गया था, वो भी उसका पनिशमेंट था। बोला वो पीरियड में मेरे को इतना पेशेंस आ गया है कि मेरे को अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और बोला वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन हमारे कंट्री में ये हम सोच नहीं सकते हैं, टॉप प्लेयर्स को वो जो भी बोलेगा उसको सुनते हैं, लेकिन उसको ये मींस गलत है तो गलत है, वो वर्ल्ड चैंपियन करे या कोई भी, तो ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली। ये अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत है। मैं उसको कभी भी, मेरे को बहुत लोग इवन जूनियर्स में इस बात को लेके भी बहुत मेरे को प्रॉब्लम हुआ था। मैं बोला रूल है वो सबके लिए होगा, कोई पावरफुल है, कोई बहुत अच्छा प्लेयर है तो उसके लिए सेपरेट रूल, कोई चैंपियन नहीं है तो उसके लिए सेपरेट रूल, ये तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा। पेरेंट्स नॉर्मली बच्चों के साथ ट्रैवल नॉर्मली करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? जूनियर टीम जब मेरे को फर्स्ट टाइम जब मेरे को मिला था, तो इंडोनेशिया फर्स्ट टाइम जब मैं गया था, तो आई थिंक 24 मेंबर्स का टीम था। इसमें 13 गर्ल्स थी और 11 मदर्स थी, और शायद 2-3 फादर भी थे। लेकिन फिर एक्चुअली मैंने वो जब उस टीम के साथ में गया, मुझे कहीं भी पूरे टूर्नामेंट में कहीं भी ये नहीं लगा कि कोई टीम यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है, इंडिया टीम पार्टिसिपेट कर रही है, मुझे को कहीं ऐसा फील आया ही नहीं। सब इंडिविजुअल, एक प्लेयर है वो अपनी मदर के साथ है, वो सेपरेट अपनी मदर के साथ है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए मदर, उसका डॉटर, वो लोग साथ में अलग बैठा हुआ, वो अलग बैठा हुआ, सब टीम की तरह था भी नहीं। तो वो मेरे को बहुत मीन्स मुझे ये लगा कि इंडिया टीम नहीं है तो इंडिविजुअल चैंपियनशिप हो रहा है, सब अपने अपने आया हुआ है, सब किसी का मैच हो गया। इवन टीम चैंपियनशिप में एक मैच अपना हार गया, उसके बाद वो वापस रूम पे, सर तो शाम को है ना, कल है मैच, मैं रूम पे जा रहा हूँ वापस। उसका टीम खेल रहा है, उसको मतलब नहीं है। तो वो बाद में फिर मेरा जरा जैसे पेरेंट्स से भी मेरा बात हुआ, तो एक्चुअली मेनली हमारे गर्ल्स जो टीम में रहती हैं, तो उनकी मदर को, उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा एक्चुअली उनको ही ज्यादा वो होता है कि उनकी बच्ची लोग सेफ होना चाहिए। सेफ मीन्स ऐसा सेफ नहीं, बट लड़कों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ भी होने से तो एक गर्ल प्लेयर के लिए प्रॉब्लम है। उस चीज को लेके वो लोग वरीड रहता था कि नहीं नहीं। लेकिन जब मैंने कुछ प्रेसिडेंट से भी मैंने बात किया, मैं बोला कि नहीं ठीक है, ये होना, ये फॉलो करना, पेरेंट्स नहीं जाएंगे, जाएंगे तो साथ में स्टे नहीं करेंगे, आप चाहो किधर भी रहो। क्योंकि और उसमें उधर भी स्टेडियम में बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज एक टीम चैंपियनशिप में टीम मैच हो रहा है तो पूरे टीम को सपोर्ट चाहिए। प्लेयर्स अगर उधर खेल रहा, लेकिन अगर वो सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाके बैठ जाएंगे तो किधर वो सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। आप तो अरुण गए हो साथ में, आपने देखा है। उसके बाद लेकिन फिर उसके बाद फिर एक्चुअली पेरेंट्स को भी जब ये एक फेथ हो गया कि नहीं, जैसे हम लोगों ने वो किया कि ठीक है आफ्टर 9 या आफ्टर 9:30 कोई किसी का रूम में नहीं जाएगा, फोन हम लोग ले लेते हैं, स्ट्रिक्टली हम लोग इसको फॉलो करने लगे, तो पेरेंट्स को भी ये भरोसा हो गया कि नहीं बच्चे सेफ है।
इवन योग जकार्ता में 1-2 पेरेंट्स तो सेकंड थर्ड डे वापस आ गए, बोले सर अगर ऐसा चलेगा तो हमको रहने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमको यही परेशानी था कि बच्चे रात को 2 बजे 3 बजे तक मस्ती करते हैं, रूम में एक दूसरे के रूम में रहते हैं, मस्ती करते हैं, तो इसलिए हमको प्रॉब्लम था। लेकिन बोले अगर ये इस टाइप का अगर आगे भी है तो फिर हमको तो रहने का इधर जरूरत नहीं। और अभी पूरा टीम जाता है, और लास्ट टाइम तो कोई भी पेरेंट्स नहीं था, गर्ल्स भी थी लेकिन कोई पेरेंट्स नहीं थे। तो एडवांटेज क्या, एडवांटेज मीन्स जैसे एक टीम जाने के पहले प्रेसिडेंट ने बच्चों के साथ मीटिंग किया था, और उनने ये बोला था कि भाई अगर कोई मदर जा रही है किसी बच्चे के साथ, ठीक है, वो अलग से अपने बच्चे को कुछ खिला रहे हैं, भाई अपने वो रूम में कुक करके लेके आते हैं कि ठीक है ये अलग से बैठ के बच्चे को खिला रहे हैं। तो मेरा कहना ये था कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पूरी टीम के लिए करो। आपको कुछ खिलाना है तो सारे बच्चों को, मतलब बाकी बच्चों को ये फील नहीं होना चाहिए आज आप अपने देश में नहीं हो, आप बाहर हो, एक पूरी टीम है और उसमें एक किसी बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ अलग से फैसिलिटीज मिल रही है, तो बाकी बच्चों के लिए, क्योंकि जूनियर्स है, सीनियर्स में फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जूनियर्स को ये ऑफकोर्स ये फील होगा कि भाई मेरी मदर भी होती, मेरे फादर भी होते, तो मेरे को शायद ये ट्रीटमेंट मिलता। Right. तो अगर आप बाहर हो, एक टीम में हो, तो अच्छा है या बुरा है, आपको सब एक साथ फेस करना है। अगर प्रॉब्लम्स भी आ रही है तो पूरी टीम को फेस करना है। उसमें एक बच्चा इसलिए एडवांटेज उसको नहीं मिलना चाहिए कि उसकी मदर उसके साथ में या उसके फादर उसके साथ में, या तो वो फादर या मदर पूरी टीम को वो एडवांटेज दें, और नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। आपका बच्चा भी प्रॉब्लम है, अगर पूरी टीम को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बच्चा भी फेस करेगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें। सर जैसे कि आप सीनियर टीम के साथ भी ट्रैवल कर चुके हो, और अभी जूनियर के साथ भी आप ट्रैवल कर चुके हो, तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस लगता है सर? मेनली सीनियर्स में, ये सीनियर्स मैच्योर होते हैं, फोकस्ड होते हैं, उनको मालूम होता है कि हमको ये करना है। अभी जूनियर्स का क्या है, आज कोई भी बच्चा, मैं कभी भी करता हूँ, मुझे ये लगता है कि इवन मेरा बेटा, उसको कुछ बोलो नहीं पापा ऐसा नहीं, तो अगर वो मना कर रहा है तो मैं आज कुछ रूल्स, आज कुछ कभी भी रिस्ट्रिक्शंस कभी भी किसी को पसंद नहीं आता है, कोई भी हो। और बच्चे तो ऐसा होते हैं कि उनको अभी कुछ भी नहीं मालूम है कि वो ये कर रहे हैं, उनको आगे इसका क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेज है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको आगे का, आज 4 बच्चे रात को 10 बजे घूमने के लिए जा रहे हैं, नेक्स्ट डे उनका मैच है, वो 4 जा रहे हैं तो 4 को और मालूम चलेगा, वो उसके साथ चले जाएंगे, उनको ये नहीं मालूम है कि नहीं मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर उनको आप बताओगे, शायद उसमें से 2 को समझ में आएगा, या 2 लोग आप आराम से बोलेंगे हाँ, नहीं नहीं सर बिल्कुल सही है, और मान लेंगे। 6 लोग भी, क्योंकि आप कोच हो, आपकी बात उनको मोस्टली मानना ही है, लेकिन वो लिटरली वो बाद में अरे ये स्ट्रिक्ट बनता है, ऐसा है वैसा है, बट वो लोग 4 साल के बाद उस बात को, सर अरे वो बहुत सही, आज जैसे हमको लगता है कि नहीं उस समय हमको किसी ने ऐसा बताया था, ये करने से वो हमको आज उसका एडवांटेज मिलता है, लेकिन वो टाइम तो निकल गया है। तो बच्चों के साथ जूनियर्स और सीनियर्स में यही फर्क है, सीनियर्स फोकस्ड होते हैं, आज उनको कल अगर मैच है, जो टॉप पे आज जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीनियर्स में भी ऐसा नहीं, सीनियर्स टीम में जो आज सीनियर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो केवल अपना ये थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होने के कारण रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज वो भी दे सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट दे रहे हैं उसका रीजन यही है कि कल अगर उनका मैच है तो उनका प्रिपरेशन आज से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे रेस्ट लेना है, ये डाइट लेना है, ये करना है, मॉर्निंग क्या करना है, बच्चों को वो आपको फोर्सली कराना पड़ता है, उनको मालूम नहीं है। और अगर आप उनको छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हो, आप ये बोलोगे नहीं नहीं कर रहा है, हमको क्या करना है, नहीं उनको तो समझ नहीं है, लेकिन हमको तो उनको बताना पड़ेगा। आज उनको बुरा लगेगा, लेकिन 3-4 साल के बाद वो उस चीज को मानेंगे कि नहीं वो सर ने ऐसा बोला था, वो सही बोला। जूनियर के लिए भी पूरा राउंड द ईयर कैंप होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम जरूर आएगा, क्योंकि जूनियर्स के साथ ये है कि उनका एजुकेशन का भी है, दूसरा क्योंकि कुछ बच्चे जो ज़्यादा छोटे हैं उनको बीच में आपको सीनियर्स का आप कंटिन्यूस
3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स भी आप कैंप कर सकते हो, लेकिन जूनियर्स को बीच में एक बार पेरेंट्स से भी उनको नो डाउट ठीक है गेम में रहना है ठीक है, लेकिन पेरेंट्स से भी उनको मिलना, क्योंकि पेरेंट्स के साथ उनको कुछ टाइम देना वो भी बहुत ज़रूरी है, फिर उनका एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है। तो आपको बीच बीच में गैप, लेकिन एटलीस्ट 2 months कैंप, देन 1 month गैप, देन 2 months कैंप, ऐसा आप कर सकते हो। और उसमें होना ये चाहिए कि जो टॉप प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने पहले बोला, टॉप 4 सिंगल्स, टॉप 2 पेयर डबल्स, इनको आप सीनियर कैंप में इंक्लूड करो, और जो सेकेंड लाइन है उनका एक सेपरेट कैंप करो। राइट। उसमें आप 17 के कुछ प्लेयर्स को रखो, 15 के कुछ प्लेयर्स को रखो, इवन 13 के भी कुछ प्लेयर्स को रखो। तो उसमें ये अभी हमारा क्या हो रहा है, प्रकाश पादुकोण ने ऑल इंग्लैंड जीते, उसके बाद आफ्टर 15 ईयर्स 20 ईयर्स फिर एक कोई चैंपियन आ रहा है, फिर आफ्टर 10 ईयर्स कोई एक चैंपियन आ रहा है। आपको स्टेप बाय स्टेप, आपको नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से आपको 4 प्लेयर, आज शायद दूसरी कंट्रीज में, आज जो दूसरी एशियन कंट्रीज है उनका एक प्लेयर निकलता है, 3 नेक्स्ट रेडी है उनके पास। हमारा क्योंकि हम सीनियर पे फोकस कर रहे हैं, ओनली सीनियर 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 सीनियर, ठीक है ना, 2 साल 3 साल, उसके बाद राइट। तो आपको सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, आपको पूरा ये अंडर 13 तक का आपको तैयार करके रखना है कि आप अभी जो सीनियर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं वेरी गुड, सेकंड जो जूनियर्स हैं उनको आप सीनियर्स के साथ इंक्लूड करो, 2 साल में 3 साल में वो तैयार हो जाएंगे। जो 17 15 13 वाले हैं उनको आप जो जूनियर्स की सेकंड लाइन है उनके साथ इंक्लूड करो, तो वो आपको 17 वाले आपको 19 में नेक्स्ट ईयर आपको तैयार मिलेंगे, 15 वाले 17 के लिए रेडी मिलेंगे। तो ये आपको हर साल के लिए आपको बच्चे मिलते जाएंगे, नहीं तो फिर ये होगा कि हमको ठीक है आज श्रीकांत निकल जाएगा, समीर गया, साई गया, फिर उसके बाद फिर अगला कौन है, फिर उसके बाद 2 प्लेयर्स को लेके आप सीनियर्स को तैयार करो, तो फिर 5 साल बाद प्लेयर मिल रहा है। राइट। तो वो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और एक्चुअली बीआई उस पर काम कर रही है, वो शायद बहुत जल्दी वो आ जाएगा। सर ऐसे जूनियर चीफ कोच, आपका नेक्स्ट 5 years के लिए क्या क्या टारगेट्स है? अभी देखो मेन ये है कि आज जैसे अभी है ना, सबसे पहले तो हमको ये थ्रू आउट ईयर कैंप वाला स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कैंप अभी होता है, टीम जाने के पहले 15 डेज कैंप होता है। एक्चुअली वो कैंप उसको बोल नहीं सकते आप, कंबाइंड प्रैक्टिस ओनली। 15 डेज में आप किसी को प्लेयर को चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो केवल एक टीम चैंपियनशिप है, तो उनको एक ठीक है, सबको टीम को एक साथ करना है और कंबाइंड प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। लेकिन वो जब साथ में कैंप करेंगे, वो कैंप है, उसमें आप किसी का क्या वीक पॉइंट है, अभी क्या है, 2 प्लेयर या 4 प्लेयर आज ये एकेडमी का है, आज एकेडमी ए का है, एक 4 प्लेयर एकेडमी बी का है, 4 प्लेयर एकेडमी सी का है। वो जब कैंप में आते हैं तो उनको फर्स्ट 5-8 डेज तो आपको केवल उनको एक साथ लाने में लगता है। अदरवाइज 4 बच्चे उधर अलग हैं, 4 उधर अलग हैं, 4 उधर अलग हैं, वो फिर वही होता है कि टीम नहीं है। एक इंडिया टीम में दिखना चाहिए, वो नहीं है। तो आप जब वो सारे बच्चों को, जो टॉप प्लेयर्स हैं, उनको एक साथ रख के साल भर आप प्रैक्टिस करोगे, उनके साथ जो कोचेज हैं, आज एक एकेडमी के 4 प्लेयर हैं, लेकिन उधर का कोच, आज क्योंकि कोच की लिमिटेशन, आज टीम के साथ 4 या 5 कोच जा सकते हैं, उधर का कोच ही नहीं है टीम में। आज वो बच्चा पूरा साल उसने क्या मिस्टेक्स किया है या उसका क्या प्लस पॉइंट है, आप 15 डेज में उतना अच्छा जज नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा कोच होगा कैसे करेगा। तो आप उन बच्चों के साथ जब कंटिन्यूस रहोगे तो आप उसका प्लस माइनस आपको मालूम है, उसकी इवन उसकी फूड हैबिट्स, उसका क्या रूटीन है, क्या है, सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो। तो जब वो स्टार्ट होगा तो प्रॉपर हम एक मींस कुछ फिक्स भी कर सकते हैं कि हाँ हमको आगे ये। और एक्चुअली अभी जूनियर्स में नेक्स्ट तो मेरे को ये कि जब ये सारा सब स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले मेरा जो इच्छा है, जूनियर्स का आज तक हमने जूनियर में एशियन चैंपियनशिप या वर्ल्ड चैंपियनशिप, टीम चैंपियनशिप का मेडल आज तक नहीं। राइट। तो मेरा फर्स्ट टारगेट है टीम चैंपियनशिप में।
एक्चुअली जूनियर टीम बहुत स्ट्रांग है, मेडल जीत सकता है, पर ऐसा होता है कि बहुत बार ये सिलेक्शन टूर्नामेंट बहुत सारे लोग नहीं खेलते, कुछ लोग नहीं खेलने के कारण वो लोग सेलेक्ट नहीं होते, फिर हम लोग का वीक टीम थोड़ा फिर वीक हो जाता है। तो वो सब आप कैसे उसको हैंडल कर? नहीं, मैंने लास्ट मीटिंग में हैदराबाद ये पीपीएल फाइनल के समय जो मीटिंग हुआ था उसमें मैंने प्रेसिडेंट से मैंने इसके लिए बात किया है। बोला सर जो एशियन चैंपियनशिप या वर्ल्ड चैंपियनशिप जहाँ पे टीम चैंपियनशिप होती है वहां पे मेरे को बेस्ट टीम चाहिए, और बेस्ट टीम हमारा कभी जाता नहीं। तो स्पेशली उनने बोला है कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में 2-3 प्लेयर्स 100% संजय के हाथ में रहेगा। कोई सिलेक्शन टूर्नामेंट खेला है या नहीं खेला, इसको अगर लगता है कि वो टीम के लिए चाहिए है तो वो टीम में रहेगा। ये ऑलरेडी ये बात हुआ है, और वही मेरा टारगेट है कि टीम चैंपियनशिप का एक मेडल आना चाहिए जो हमारे पास नहीं आया। सर, और ऐसे जूनियर चीफ कोच आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? मेन ये है कि जूनियर्स में कोई भी चीफ कोच हो या कोई भी कोचेस हो, हमको स्ट्रिक्ट सारे कोचेस को, और क्योंकि मेरा एक्चुअली इमेज अभी ऐसा बन गया है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है सभी के लिए। ये सारे बच्चे संजय सर है तो ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। तो मेरा ये कि आप 15 डेज कैंप है, 10 डेज टूर्नामेंट है, 25 डेज का आप अगर एक बार फोकस नहीं करो, मस्ती नहीं करो, अगर आप जिसके लिए आपने पूरा लाइफ अपना दे रहे हो, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, आपके पेरेंट्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आप उस बच्चा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम भी नहीं समझेंगे और हम उनको गलत करने देंगे तो वो उनसे ज्यादा हमारा मिस्टेक है। और मेरे को ये भी मालूम है कि बच्चे जो भी जूनियर्स हैं वो 5 साल के बाद जब मेरे को मिलेंगे तो मेरे को बोलेंगे सर आप बिल्कुल ठीक बोलते थे, ये मुझे मालूम। लेकिन अभी उनको वो मालूम नहीं है, अभी उनको ये पता नहीं, अभी उनको ये है कि संजय सर मेरे को ये नहीं करने दे रहा, संजय सर मेरे को वो नहीं करने दे रहा, मोबाइल नहीं रखने दे रहा, घूमने नहीं जाने दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो ये सबसे बड़ा चीज उनको एक्चुअली उनको कन्विंस करना, उनको ये बताना कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ, मैं जैसे गर्ल्स के लिए बोलता हूँ, मतलब तुम लोगों से बड़ी मेरी बेटी है, और मेरे को ये लगता है कि अगर मेरी बेटी टीम में होती तो वो उसके लिए क्या क्या चीजें होने से मैं सेटिस्फाई रहता कि नहीं ठीक है, सेफ है, वो सारी चीजें मैं करता हूँ। हाँ ये चीजें हैं, मीन्स तुम्हारे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उनको ये लगना चाहिए कि नहीं अगर संजय है तो मेरा बच्चा सेफ, टाइम से सोएगा, टाइम से उठेगा, किधर भी मैं उनको बोलता हूँ कहीं जाना है, जाने से मना नहीं है, एक कोच साथ में लेके जाओ, अकेले नहीं जाना, 9 बजे के बाद बाहर नहीं आना। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं कहीं, बहुत लोगों को मेरा ये पसंद नहीं आता मुझे मालूम है, लेकिन आई डोंट केयर, मुझे मालूम है कि मैं ठीक कर रहा हूँ और ये बच्चों के लिए ठीक है, तो फिर मेरे को उससे कोई मतलब नहीं किसी को पसंद आया, क्योंकि लोगों को तो कभी सबको आप खुश नहीं कर सकते। Do you think Indian badminton needs foreign coaches? कि अपने कि ex Indian international players can do a better job? मुझे लगता है बिल्कुल हमको फॉरेन कोचेस का जरूरत नहीं है। तो फर्क जो मैंने जो देखा है एक्चुअली, आज आरिफ सर हो गए या गोपीचंद या बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री इनको अपने कंट्री में बुला के एज ए कोच, चीफ कोच इनको रख सकते हैं। सही। लेकिन जो एक मेरे को केवल जो एक्चुअली इस बारे में भी प्रेसिडेंट सर से बात हुआ था, मीटिंग में भी बात होता है, हम जो इंडियन कोचेस हैं जो मैंने जो देखा, इवन कैंप में भी मैंने देखा है, डिवोशन बोलो या आप जो भी, आज जैसे हम फॉरेन कोचेस को पे करते हैं 4 लाख 5 लाख पर मंथ पे कर रहे हैं, लेकिन हम इंडियन कोचेस का बात आता ठीक है 75,000 देंगे, 80,000 देंगे। आज जो इंडोनेशियन, आज मैं बोल रहा हूँ, आज हमारा जो इंडियन कोचेस है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा बड़ा नाम वाला भी नहीं, जो बाकी कोचेस भी हैं उनको आप किसी दूसरे कंट्री में भेज दो 6 महीने के लिए, उनको वहां पे बोलो ठीक है 3 लाख रुपया महीने का आपको मिलेगा, आपको करना है,
वो यहाँ से बहुत बेटर रिजल्ट उधर जाके देगा, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, आपको कुछ नहीं है। यहाँ आपके पास क्या है, आपका फैमिली है, बच्चा है, घर है, मदर है, फादर है। दूसरा प्रॉब्लम है, कोई ये बीमार हो गया, एक बार आप बाहर चला गया, आप उधर जाके कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ आपको अगर अच्छा अमाउंट मिल रहा है, आप इधर सेंड करोगे, अपने घर में दोगे कि ठीक है तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है ये पूरा हो जाएगा, तुम्हारा काम उधर क्या बचता है, ओनली कोचिंग। और आपके पास कुछ नहीं है, सोचने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं। आपको एक हैंडसम अमाउंट मिल रहा है सैलरी, आप 100% अपना दो। अभी जो हमारे कोचेस देते हैं वो मेरे को लगता है वो अपना 60% भी नहीं दे रहे। मच बेटर मीन्स स्किल, उनमें टैलेंट इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आउटपुट हम ले नहीं पा रहे, ये बोल सकते हैं कि हम ले नहीं पा रहे। और जिस दिन वो 100% उनका मिलेगा तो हमको फॉरेन कोच का जरूरत नहीं। फॉरेन कोच, आप ये बोलो ना, फॉरेन कोच क्या कर रहा है, या वो क्या ऐसा कर रहा है जो इंडियन कोचेस नहीं कर सकता, जो हमारे जो एक्स इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो लोग ऐसा क्या है जो ये लोग नहीं कर सकते। और वो साइकोलॉजी, वो बच्चों के मन से वो चीज हटाना पड़ेगा। आज एक इंडोनेशियन बोल के एक एकेडमी में किसी को लेके आ जाओ, वो उधर डिस्ट्रिक्ट प्लेयर भी नहीं होगा, कभी कोचिंग भी नहीं किया होगा। आज अरुण बोलेगा बच्चे को ऐसा हिट करो, वो दूसरा कोच बोलेगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, वो तुमको नहीं सुनेगा बच्चा। तो इंडोनेशियन ने बोला इसलिए वो उसको फॉलो करो। ऐसा माइंडसेट हो गया सर अभी। हाँ, माइंडसेट हमने ही किया है, एक्चुअली हमने ही किया है। हमारे इंडियंस का भी ऐसा है कि आप एक कोच को दूसरे के बारे में बात करो तो वही उसको बोलेगा अरे इसको तो कुछ आता नहीं। अच्छे लेवल पे है वो भी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। आज ठीक है, आज किसी ने चेंज करना भी होता है, आज अरुण ने अगर कुछ बोला है कि ये करो, तो मैं अरुण से बात करके अगर मेरे को लगता है 100% मैं श्योर हूँ कि नहीं इससे बेटर ये हो सकता है, तो मैं डायरेक्ट बच्चे को बोलने से बेटर है कि मैं अरुण से बात करूँ, अरुण उसको बोलो ऐसा करने के लिए। और जब वो मेरे से बात करे तो मैं उसको बोलूँ कि अरुण ने क्या बोला, हाँ बिल्कुल ठीक बोला है। तो क्योंकि बाहर के इंडोनेशियन कोचेस या मलेशियन कोचेस या चाइनीज कोचेस कोई भी रहेंगे तो वो तो अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे, और उसको उसके लिए उसको पे भी किया जा रहा है, तो वो अपने आप को डाउन नहीं करेंगे कि मैंने गलत किया। और उनको मतलब भी नहीं है, आज प्लेयर बन जाएगा बहुत अच्छा बात है, उनका फिक्स उनको उतना पैसा मिलना है। कि हमको अगर बीएआई को कब तक हम दूसरों के उसमें कब तक रहेंगे कि इंडोनेशियन या मलेशियन कोचेस के भरोसे कब तक से रहेंगे। करेक्ट। हमारे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स हमारे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन ये है कि आप उनको प्रॉपर पे करो और उसके बाद उनको एक्चुअली क्या आप उनको टाइट भी करो कि ठीक है आपको 2 लाख पर मंथ मिलेगा, लेकिन विद इन अ ईयर ये इंप्रूवमेंट चाहिए, बच्चा ये लेवल पे आना चाहिए। और आप ऐसा भीड़ नहीं करो, आप एक कोच को आप 5 प्लेयर दे दो, ठीक है ये आपके अंडर में है, क्या फैसिलिटीज चाहिए ये रखो, विद इन अ ईयर ये इंप्रूवमेंट होना वो करेगा। आप अगर उसको पे कर रहे हो वो करेगा, हमारे इंडियन कोचेस सारे करेंगे और रिजल्ट भी मिलेगा। वो स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो केवल हम दूसरों के भरोसे कि हाँ वो चला गया, एक कोई कोच चला गया तो हमारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस डाउन हो गया, क्यों नहीं बोले वो तो प्लेयर चला गया, अरे तो ठीक है वो कोच चला गया तो क्या हुआ, आज क्या उसके पहले आज जितने प्लेयर्स निकले हैं, आज अगर केवल इंडोनेशियन और चाइनीज और उसके भरोसे ही नहीं निकले, आज ठीक है ओपी आज ऑल इंग्लैंड जीता, कितने इंडोनेशियन कितने। मेनली ये है कि हम खुद हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई है ना कि अगर ओपी 4 साल इंडिया में ट्रेनिंग किया और 10 दिन जाके इंडोनेशिया खेल के आ गया और उसके बाद ऑल इंग्लैंड अगर जीत गया तो बोलेंगे जो 10 दिन इंडोनेशिया में जो खेला है उसके कारण ही ऑल इंग्लैंड जीता है। राइट सर। ये गलत, ये गलत। 10 दिन में अगर कोई ऑल इंग्लैंड चैंपियन कोई बना देगा तो पॉसिबल, फिर इंडोनेशिया के पूरे ऑल इंग्लैंड वाले क्यों नहीं बनते चैंपियन। सर तो आपके हिसाब से कोचिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इंडिया का टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी कोचेस?
कोचेस का कोचिंग, आपका उनका ट्रेनिंग, बीच में ये भी बीआई में ये बात चल रहा है कि आप कोचेस का, जैसे हमारे जो बहुत सीनियर कोचेस हैं, आप कोचेस का एक पैनल बना दो, आप उसमें ए बी सी, अभी कोचेस जैसे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 है ना कोचेस का, जो BWF करता है, वो अभी बीआई भी स्टार्ट करने वाला है, बीआई का कोचेस रहेगा। तो उसमें भी आप ए बी सी ऐसा कैटेगरी करके, और उनका आज हो क्या रहा है, आज बैडमिंटन पॉपुलर होने के कारण आपको हर जगह बहुत सारे कोचेस मिल रहे हैं। इवन हर कॉलोनी में एक कोच मिल जाएगा आपको, और उस कॉलोनी में कोई अगर अच्छा बहुत टैलेंटेड बच्चा भी है ना, तो वो कोच अगर बेकार है तो वो 1 साल में तो उस बच्चे को बेकार कर देगा वो। तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि ये लास्ट मीटिंग में बात हुआ था कि स्टेट में भी, आज जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में अगर 10 एकेडमीज है, तो वो एकेडमीज को भी छत्तीसगढ़ स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन उसको कंट्रोल करके रखे। और अगर कोई ऐसे कोचेज हैं वहाँ पे, अलग अलग एकेडमीज में, प्राइवेट एकेडमीज भी है, अगर ऐसे कोई अच्छे कोचेज ऐसा लगता है कि ये टैलेंटेड है, अच्छा है, उसको आप हर जगह से अच्छे कोचेज आप उसका भी पूछ लो, अगर वो आने को इंटरेस्टेड है और अच्छा है, तो आप उसको बीआई के उसमें लेके आओ। आप उसको, वो अर्न कर रहा 75,000 अपने घर में अर्न कर रहा है, उसको बोलो तुमको 1 लाख देंगे, आपको इस सेंटर में काम करना है। और उसको फिर टाइम टू टाइम, मीन्स 1 महीने का आप उसको कोचिंग का आपको ट्रेनिंग दो, इंटरेस्टेड है, टैलेंटेड है, उसका इच्छा भी है, उसको आप 1 महीने का ट्रेनिंग दो, उसको फिर अपने सेंटर में रखो, फिर उसको उससे बेटर ट्रेनिंग दो। उनका ट्रेनिंग भी चलते रहना चाहिए, क्योंकि क्या, ग्रास रूट पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे, वो क्या रहा है, बहुत सारे टैलेंटेड, आज 9 साल 10 साल के बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको प्रॉपर गाइड नहीं करने के कारण उनका बेसिक इतना बेकार हो जाता है कि उसको ठीक करने में 2 साल और बर्बाद होते हैं। ग्रास रूट लेवल पे हमको पहले काम करना पड़ेगा, वहां से जब प्रॉपर अगर ठीक गाइड करने लगे कोचेस, तो उन कोचेस को गाइड करने के लिए पहले हमको अलग अपने एक सेंटर, जैसे बीच में बात हुआ था हैदराबाद में एकेडमी में, कोचेस को बुला के उधर उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। एक्चुअली ये सारे प्लानिंग सब अभी कोविड के कारण, कोरोना के कारण सब रुक गया। अदरवाइज ये सारा प्लान था कि इनका कोचेस का भी एक सेंटर बना के उधर उनपे हर स्टेट से नाम मांगे जाएंगे कि आपके यहाँ जो अच्छे कोचेस हैं, टैलेंटेड हैं, जो इंटरेस्टेड है, उनके आप नाम दो, फिर उनको बीआई उनको ट्रेन करेगी। तो आप 10 में आपको 1-2 तो ऐसे कोचेस मिलेंगे जिनको आप ट्रेन करके सीनियर्स के साथ या जूनियर्स के साथ भी रख सकते हो। Where do you see Indian badminton in next 10 years? जो साइना सिंधु जो लेवल सेट किया है, अगले 10 साल में हम लोग वो क्रॉस कर पाएगा? करें ना, सिस्टम का वो सिस्टम अगर आ गया तो ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी जो लास्ट मीटिंग हुआ उसमें हम 2024 एंड 2028 ओलंपिक के लिए भी हमने प्लान किया है। ये अगर सक्सेस हो गया तो कंटिन्यूस प्लेयर्स मिलेंगे, बेटर प्लेयर्स मिलेंगे, लेकिन वो सिस्टम हमको बहुत जल्दी तैयार करना पड़ेगा और उसको काम चालू करना पड़ेगा। क्योंकि हमको अभी हमारा जो काम चल रहा है ये है, जो लाइक जो डेली वेजेस वाले होते हैं ना, कि ठीक है मॉर्निंग टू इवनिंग काम करो, फिर जो पैसा आ रहा है उसको आपको डिनर उसका खाओ। वो नहीं होना, आपको लंबा प्लान करना पड़ेगा, वो सिस्टम बनाना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, तो फिर हमारा ये प्रॉब्लम खत्म हो रहा है। वो हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स भी हैं, टैलेंटेड कोचेस भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब कुछ है, बस उसको प्रॉपर एक सिस्टम में लाने का जरूरत है। वो आ जाएगा तो नो डाउट बेटर, मच बेटर फ्यूचर। सर, टू कंक्लूड, एक आपका एज अ कोच आपका एक प्लेजेंट मेमोरी आप शेयर करना चाहोगे? कोई चीज बिल्कुल आप स्टार्ट करो जीरो से और वो कुछ बहुत अच्छा हो, तो वो आपको जो उसका जो वो सेटिस्फेक्शन है, वो लाइक आकर्षी को मैंने मींस रैकेट होल्डिंग सिखाया, वो रैकेट पकड़ना शुरू किया, और उसके बाद जब वो 50 नेशनल चैंपियन बनी थी, तो वो उस समय मेरे को लगा था कि ये ठीक है, आप
मीन्स जीरो, उसमें कुछ नहीं। वो बैडमिंटन, उसकी फैमिली में बैडमिंटन क्या ये नहीं मालूम था, वहां से चालू करके 50 नेशनल चैंपियन बनी। तो ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, एक बिल्कुल मीन्स सीड आपने वो किया, और उसके बाद कोई आया और उसमें कुछ, हाँ तो वो बहुत अच्छा है। और अदरवाइज एज चीफ कोच फिर जो लक्ष्य ने जो जकार्ता में एशियन चैंपियनशिप जीता था आफ्टर 52 इयर्स, वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट था। Right. So thank you so much. मतलब आपके जर्नी वो सो इंस्पायरिंग। मतलब जब स्टार्ट किया तब कुछ नहीं था, आप भिलाई गए एंड यू हैड टू गो थ्रू टफ टाइम। इवन कोच आपको ठीक से गाइड करने के लिए कोच भी नहीं था वो जमाने में। तो वो सबसे आप अभी आप चीफ कोच, जूनियर चीफ कोच बने, मतलब इट्स वेरी मोटिवेटिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया एंड वेयर यू आर नाउ, द जर्नी इज वेरी इंस्पायरिंग सर। और फिर आपने जो भी इंसाइट्स दिया अबाउट द सिस्टम, अबाउट आप कोचेस, एंड इट्स ग्रेट। एंड आई होप कि फ्यूचर में आपने जो भी इंसाइट्स दिया दैट वो मतलब वो दैट्स इम्प्लीमेंटेड। एंड सर, और आपने अपना नेक्स्ट 5 इयर्स का जो प्लान बताया है टीम में मेडल लाने का, टीम चैंपियनशिप में, एंड वी विश कि आपका वो ड्रीम, वो टारगेट कंप्लीट हो इन कमिंग इयर्स, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। Thank you very much. Thank you very much, Arun. Thank you very much, Arun. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So guys, that was our junior chief coach Sanjay Mishra sir. He said perseverance and discipline are the main keys to success. He has shed a light on the challenges that he faced as a junior chief coach. Very well said on the parental issues that he faces. So that was him, and it was a great learning experience for us. So next week we are having head coach of Gopichand Badminton Academy, Mr. Rajendra Kumar sir. And he will be sharing his journey from an engineer to a head coach of Gopichand Badminton Academy. So guys, stay tuned and I'll see you next week. Thank you.